नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस हिल ग्रीन या टी.एच. ग्रीन के सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में। सामान्य इच्छा सिद्धांत की अगर हम बात प्रारंभ करते हैं तो रूसो की भांति ही ग्रीन ने भी दो इच्छाओं के सिद्धांत की बात की है और वह इस रूसो की तरह ग्रीन भी दो इच्छाओं की अभिमत से जुड़े हुए हैं और उनका मानना था कि जो ये इच्छाएं हैं यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा होती है, जिस तरह से रूसो ने बात की है। और इन सभी जितनी भी व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं इनका सर्वयोग ही सामान्य इच्छा होता है। और इसी बात का अनुसरण करते हुए यहाँ पर टी.एच. ग्रीन भी यह मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में एक आदर्श इच्छा होती है और यह जो आदर्श इच्छा होती है यह व्यक्ति को कुछ निश्चित कार्यों को करने की प्रेरणा देती है। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन ये भी मानते हैं कि ये जो आदर्श इच्छा होती है व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज़ के रूप में होती है, यानी यह व्यक्ति के अंतर्मन की आवाज़ है, अंतर्मन की एक पुकार है जो व्यक्ति को प्रेरित करती है किस बात के लिए, उसे सत्य पथ का यानी सत्य की राह पर, सही राह पर चलने का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही साथ टी.एच. ग्रीन ये भी कहते हैं कि ये जो आदर्श इच्छा है यह एक नैतिक आदेश होती है, यानी वो उसको एक नैतिक आदेश के रूप में भी मानते हैं और उस आदेश के अनुसार जो है व्यक्ति के नैतिक उत्थान का कार्य होता है। यानी दूसरे शब्दों में यह जो आदेश है जो कि आदर्श इच्छा के रूप में ग्रीन कहते हैं, वह आदेश व्यक्ति के नैतिक उत्थान के साधन के रूप में कार्य करता है, जिसके अनुसार कार्य करके व्यक्ति अपना पूर्ण नैतिक विकास करता है और साथ ही साथ नैतिक विकास करके विश्व में व्याप्त जो शाश्वत चैतन्य से अपना तादात्म्य या संबंध या संपर्क स्थापित करता है। तो इस तरह से रूसो की तरह से ग्रीन भी एक आदर्श इच्छा की बात करते हैं। साथ ही ग्रीन ये भी मानते हैं कि जो सभी व्यक्तियों की जो इच्छाएं होती हैं, जो आदर्श इच्छाएं एकत्रित जब हो जाती हैं, जो सामूहिक रूप ग्रहण कर लेती हैं, तो इन आदर्श इच्छाओं के सामूहिक रूप को ही सामान्य इच्छा का सूत्रपात मानते हैं। यानी आदर्श इच्छाएं जब एकत्रित होकर सामूहिक रूप ग्रहण कर लेती हैं तो वो सामान्य इच्छा का रूप धारण कर लेती हैं और ये जो सामान्य इच्छा है वही राज्य की मूल प्रेरणा है और सभी कानूनों और विधियों की जननी है, यानी वहीं से सभी कानूनों और विधियों का जन्म होता है। तो इस तरह से रूसो की तरह से ही ग्रीन भी सामान्य इच्छा की बात करता है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि जो समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों का लक्ष्य समाज के हित में सहयोग करना होता है। लेकिन कई बार स्वार्थपूर्ण इच्छा से प्रेरित होकर बहुत से व्यक्ति जो है वो सामान्य हित के विरुद्ध कार्य करते हैं और उस स्वस्थ वातावरण के निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो कि वास्तव में व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए जरूरी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग जो कि बाधक का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सामाजिक हित के विरोध में कार्य करने से रोकने के लिए ही कानून निर्माण की आवश्यकता होती है तथा यह आवश्यकता ही जो है वो वास्तव में राज्य के जन्म का कारण उत्पन्न करती है, जो कि सभी का नैतिक आदर्शों के अनुसार नियंत्रण और नियमन करते हुए सभी के अधिकारों की रक्षा कर सके। तो इस तरह से ग्रीन ये मानते हैं कि इस तरह की जो परिस्थितियां हैं इनसे एक नैतिक संस्था के रूप में राज्य का जन्म होता है। तो अगर हम संक्षेप में ग्रीन के सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात करें तो ग्रीन यह प्रतिपादित करता है, यह मानता है कि समाज का निर्माण करने वाली और उसे एक सूत्र में संगठित रखने वाली जो शक्ति है वो सामान्य हित की सामान्य चेतना है और इसी से राज्य का आविर्भाव या जन्म होता है। तो इस तरह से जो बात रूसो ने कही थी लगभग उन्हीं बातों का अनुसरण करते हुए ग्रीन भी अपनी सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात करते हैं या सामान्य इच्छा के निर्माण की बात को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि राज्य नामक संस्था का जो निर्माण होता है ये वास्तव में इसका आधार क्या है। अगली बात हम करेंगे कि राज्य का जो निर्माण है उसका मूल आधार ग्रीन क्या मानते हैं। यह एक विचारणीय प्रश्न है और इस संदर्भ में ग्रीन का यह मानना था कि जो
राज्य का जो वास्तविक आधार है वो शक्ति न होकर के इच्छा होता है। किस तरह से? ग्रीन मानते हैं कि अधिकारों की रक्षा के लिए चूंकि राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव या जन्म होता है, लेकिन साधारणतया व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के समान ही दूसरों के अधिकारों का भी आदर करना चाहता है। लेकिन कई बार जो परिस्थितियां होती हैं वो व्यक्ति को उसके स्वभाव को परिवर्तित करते हैं। जैसे कभी कभी उसमें क्रोध, घृणा या स्वार्थ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, या वो इनके वशीभूत होकर दूसरों के अधिकारों की उपेक्षा भी करने लगता है। लेकिन जब सबकी ये सार्वजनिक इच्छा होती है कि भाई परिस्थितियों में सभी के अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था होनी चाहिए, तब इस सामान्य इच्छा के फलस्वरूप राज्य की सृष्टि या राज्य का जन्म होता है या राज्य का निर्माण होता है। तो इस तरह से यहाँ ग्रीन ये मानते हैं कि राज्य का जो आधार है वो शक्ति नहीं है, बल्कि सामान्य व्यक्तियों की एक सामूहिक इच्छा है, जो मिलकर कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक इच्छा है, और उसके फलस्वरूप ही राज्य का निर्माण होता है, राज्य की सृष्टि होती है। और अब यहाँ ग्रीन ये भी कहते हैं कि कभी कभी राज्य हमारे विरुद्ध बल का भी प्रयोग करता है, पर वह हमारी सबकी इच्छा से ही वैसा करता है, क्योंकि इस कार्य के लिए उस हमने सबने मिलकर उसकी स्थापना की है। और जब व्यक्ति जो है किसी के उदाहरण के तौर पर किसी की संपत्ति चुराता है, तो वह अपनी आदर्श नैतिक इच्छा और समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल कार्य करता है। समाज और व्यक्ति की इच्छा यह होती है कि चोरी के कार्य का विरोध किया जाए, लेकिन जब राज्य, पुलिस और न्यायालय द्वारा इस असामाजिक कार्य को रोका जाता है, तो वे शक्ति का नहीं, यानी वो ये स्पष्ट करना चाहता है ग्रीन कि जो कार्य किया जा रहा है या व्यक्ति को रोका जा रहा है वो शक्ति का नहीं, बल्कि समाज की सामान्य इच्छा तथा उस व्यक्ति की आदर्श नैतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह बात स्पष्ट करती है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर बात की संपत्ति के चुराने को लेकर के, किसी व्यक्ति के चोर बन जाने को, या चोर की जो हमने बात की, वो कहते हैं ये कि चोर को जो प्राप्त होने वाला जो दंड है वस्तुतः वह उसकी इच्छा का ही परिणाम होता है, क्योंकि उसने वह कार्य किया है जो कि समाज की सामान्य इच्छा के प्रतिकूल है और जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहता। तो इस तरह से यहाँ जो ग्रीन के विचार हमको दिखाई देते हैं, उन पर हमें रूसो का प्रभाव पूर्ण रूप से या स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से रूसो का कहना था कि राज्य जो है हमारे विरुद्ध इसलिए शक्ति का प्रयोग करता है ताकि हम स्वतंत्र हो सके, इसी बात को ग्रीन भी अपने अनुसार स्पष्ट करता है। और इसीलिए ग्रीन कहता है कि जो राज्य नामक संस्था है उसका जो निर्माण होता है वह मूल रूप में हमारे हितों की रक्षा के लिए होता है और हमारी एक सामूहिक जो इच्छा है उसी का परिणाम होता है। और अगर कोई भी इस सामान्य इच्छा के विरुद्ध जाकर कार्य करता है और इसके लिए अगर उसको दंड मिलता है, तो वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज या सामूहिक इच्छा का ही प्रतिफल होता है, ताकि उस व्यक्ति को समाज या राज्य के विरुद्ध कार्य करने से या असामाजिक कार्य को करने से रोका जाए। तो इस तरह से रूसो के विचारों का अनुसरण करते हुए टीएच ग्रीन ने भी अपनी सामान्य इच्छा सिद्धांत की बात की है। और अंत में ग्रीन ये मानते हैं कि जो राज्य नामक संस्था होती है अंततः एक ऐसी संस्था बन जाती है जिसको वो कहते हैं कि जो कि संप्रभु होता है, यानी कि वो ऐसा मानते हैं कि सामान्य हित पर आधारित एक ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति है जो सामान्य या सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के माध्यम से अभिव्यक्त होती है और जिसे सामाजिक हित में मानकर सभी लोगों द्वारा उसके आदेशों को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से वो जो व्यक्तियों की जो सामूहिक इच्छा है जो कि लोगों ने सामूहिक रूप से अभिव्यक्त की है, उसको ग्रीन सार्वभौम बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा के नाम से भी पुकारता है और ये मानता है कि ये जो इच्छा होती है एक पूर्ण रूप से विकसित समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सामूहिक इच्छा होती है और उसकी क्रियान्विति के लिए ही एक शक्ति की जरूरत होती है जिसकी शक्ति पर किसी प्रकार का वैधानिक अंकुश नहीं हो। और इस तरह से अंत में जाकर कहीं ना कहीं राज्य नामक एक संस्था का जन्म होता है जो कि लोगों के हित की दृष्टि से कार्य करती है और साथ ही साथ समाज में जितने भी असामाजिक कार्य हैं उनको रोकने के लिए कार्य करती है। तो इस ढंग से ग्रीन जो है उन अपने विचारों में पूर्ण रूप में हमें रूसो के नज़दीक नज़र आते हैं, रूसो के विचारों से प्रभावित नज़र आते हैं और रूसो के अनुसार ही वो ये मानते हैं कि जो राज्य है उसकी ज़रूरत होती है क्योंकि
अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के परिचायक हैं और अधिकारों के अस्तित्व के लिए ही राज्य बहुत जरूरी है। और समाज द्वारा ये अधिकार व्यक्ति को इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह दूसरे लोगों के इसी प्रकार के अधिकारों को स्वीकार करे और उन्हें भी उनका उपभोग करने दे। लेकिन जब समाज में स्थितियां बदलती हैं, लोग जो है अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करते हैं, तो इस हनन को रोकने के लिए राज्य नामक संस्था की जरूरत होती है। तो इस तरह से सामान्य इच्छा के आधार पर राज्य के निर्माण की बात जो है ग्रीन वो रूसों की भांति स्वीकार करते हैं और पूर्ण रूप में हमें रूसों से प्रभावित दिखाई देते हैं। उनके विचारों पर रूसों का प्रभाव ही है। साथ ही साथ ग्रीन ने उन्हीं के विचारों का अनुसरण करके हमारे सामने राज्य नामक संस्था के निर्माण की बात को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम नए विषय के साथ आपके साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।